तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत उच्चतम न्यायालय अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग कौन करता है? भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग भारत के सभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि गोलकनाथ केस किस मुद्दे से जुड़ा हुआ केस है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनिर्णित करता है। प्रारंभिक अधिकारता के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निस्तारण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश किस केस में जारी किए थे? वह जारी किया गया था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के वाद में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट अथवा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संसद द्वारा नए कानून के द्वारा इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे जुड़ी है? भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित के विवादों से जुड़ी हुई है। पीआईएल से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से हैं? पीआईएल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति पीएन भगवती तथा न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। अगला प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या होता है? न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, पीआईएल का मतलब क्या होता है? पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? भारत और यूएसए दो महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सभी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? वह केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक कथन किस वाद के मामले में दिया था या कहा था? भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है, ऐसा उल्लेख भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में कहा था। अगला प्रश्न है, किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करता है। अपने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आकर के ऐसे निर्णयों का निपटारा या समाधान खोजता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है
पर या कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालयों में दी जा सकती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए कितनी निश्चित की गई है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसमें आपको बता दें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिलाकर के कुल संख्या पूछी जाए 34। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य कितने न्यायाधीशों से मिलकर बनता है? तो एक मुख्य न्यायालय और प्लस 33 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनता है। कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, किस रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। फिलहाल राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने या न मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ प्रमुख केस दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद दिए गए हैं। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों से संबंधित था। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था। मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। वहीं केशवानंद भारती केस आधारभूत संरचना के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु 65 वर्ष करने वाला कौन सा संवैधानिक उपबंध है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) ऐसा प्रावधान करता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण दर्शाता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो वास्तव में संविधान सम्मत या विधि सम्मत नहीं होता, उसी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय एवं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कौन सा लक्षण समान रूप से विद्यमान है? तो एक जो लक्षण है जो समान रूप से विद्यमान है वो एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई है? न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा हेतु बनाई गई नवीनतम यानी जो अब तक की सबसे नवीनतम समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब तक की जो सबसे नवीनतम समिति बनाई गई संविधान समीक्षा की उसके अध्यक्ष थे जस्टिस वेंकट चलैया। अगला प्रश्न है, संविधान की समीक्षा हेतु वेंकट चलैया समिति का गठन कब किया गया? वेंकट चलैया समिति का गठन फरवरी 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का एक अंग है? ऐसा कथन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केशवानंद भारती वाद में कहा गया था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है साथियों, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वहीं भारत का संघीय न्यायालय जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य किस शक्ति से है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की तात्पर्य उस शक्ति से है जिसके तहत वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से घटाई या बढ़ाई जा सकती है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के अधिनियम द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तदर्थ यानी एडहॉक जज जो है उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? रिट अधिकारिता के कारण अनुच्छेद 32 तथा 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध किससे है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का संबंध मौलिक अधिकारों से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वह याचिका अधीनस्थ न्यायालय को कार्य पद्धति की परीक्षण करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार किसको है? अधिकार परीक्षा रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा निषेधादेश में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। अधिकार परीक्षा जो रिट है उसका अर्थ होता है दावा की वैधता एवं जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न है, कौन से परमादेश या रिट का मतलब अक्षरशः आपका अधिकार क्या है होता है? यह अधिकार परीक्षा जो रिट होती है उसका मतलब अक्षरशः यही होता है आपका अधिकार क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, सर्वोच्च न्यायालय यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखती है। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान की मूल संरचना अर्थात बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है, डीवी चंद्रचूड़, एमसी महाजन, एसडी मुखर्जी तथा पीएन भगवती में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है? डीवी चंद्रचूड़ जो हैं भारत के कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो भारत में जनहित याचिका व्यवस्था की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा हुई। शब्द कोलेजियम का संबंध किससे है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था को कोलेजियम नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, जिला और सत्र न्यायाधीश सीधे नियंत्रण में करता है? तो राज्य का उच्च न्यायालय जो है जिला और सत्र न्यायाधीश उसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। अब उच्च न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत क्रमशः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकते हैं? वह है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा, शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किसको है? इन सभी क्रियाओं का अधिकार केवल और केवल संसद को है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद 50 हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उसके कार्य से सिद्ध कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है? केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। राज्य में जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यों में जिला न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जा सकती है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हम सभी ने रिवाइज किए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो के अंतर्गत पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।